ऑल ऑफ यू। मैं सौरभ शुक्ला और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वेपर प्रेशर के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इसकी डिफिनीशन देखते हैं कि वेपर प्रेशर की डिफिनीशन क्या होती है। तो देखिएगा, व्हेन वी टेक लिक्विड इन क्लोज्ड कंटेनर इनिशियली evaporation takes place and speed is called rate of evaporation. After evaporation, condensation take place and the speed is called rate of condensation. The rate of evaporation equal to the rate of condensation is called equilibrium state. At the equilibrium, pressure exerted by vapor on the surface of liquid is called vapor pressure. ओके, तो ये तो डिफिनीशन है वेपर प्रेशर की। अब आइए समझते हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है। इस पूरी डिफिनीशन के एक एक वर्ड को हम लोग समझते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि इस डिफिनीशन में एक वर्ड है इवेपोरेशन। तो हमको ये जानने की जरूरत है कि आखिर इवेपोरेशन क्या होता है। दो टर्मिनोलॉजी होती हैं, आप लोगों ने सुना होगा, एक वेपोराइजेशन होता है और एक होती है इवेपोरेशन। तो हम इन दोनों में पहले डिफरेंस समझते हैं कि वेपोराइजेशन क्या है और इवेपोराइजेशन क्या है। तो देखिएगा, इवेपोराइजेशन क्या है। इवेपोराइजेशन क्या है? कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू its vapor. Conversion of liquid into its vapor below the boiling point. Conversion of liquid into its vapor below the boiling point. अब समझिएगा वेपोरेशन क्या है। वेपोरेशन देखिएगा, कन्वर्जन of liquid into its vapor above the boiling point। तो ये तो डिफिनेशन है इवेपोरेशन और वेपोरेशन की। इवेपोरेशन जो होता है, कोई भी लिक्विड है बिना अपने बॉइलिंग पॉइंट तक जाए हुए, मतलब उसका जो भी बॉइलिंग पॉइंट होगा बिना अपना बॉइलिंग पॉइंट तक टेम्परेचर किए बिना ही क्या हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। और वेपोरेशन में क्या होता है कि कोई भी लिक्विड है, हम उसका टेम्परेचर उसके बॉइलिंग पॉइंट तक लेके जाते हैं, उसके बाद वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट करता है, उसको हम लोग वेपोरेशन बोलते हैं। इसका एग्जांपल देखिएगा, अगर कहीं पर भी पानी भरा हुआ रहता है, अब बरसात हुई, कई जगह गीला हो गया, कई जगह पानी भर गया, तो आप लोग देखिएगा कि सराउंडिंग का टेम्परेचर 100 डिग्री तो नहीं हो जाता, लेकिन फिर भी देखते हैं एक दिन बाद वो पानी पूरा क्या हो जाता है, सूख जाता है। तो उस पानी का क्या हो जाता है, इवेपोरेशन हो जाता है, वेपोरेशन नहीं होता है। और वेपोरेशन की अगर हम लोग बात करें तो जब भी हम लोग किसी भी पानी को गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो क्या होता है, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचने के बाद वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। तो इवेपोरेशन और वेपोरेशन में सिर्फ इतना सा फर्क है कि किसी भी लिक्विड को बिना उसके बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचाए बिना ही हम लोग वेपर में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर गए अगर, और तब वो अगर वेपर में कन्वर्ट हुआ, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, वेपोरेशन बोलेंगे। इतना क्लियर हुआ, इवेपोरेशन और वेपोरेशन क्लियर है सबका। अब आइए डिफिनेशन में आते हैं वेपर प्रेशर की। आखिर वेपर प्रेशर क्या होता है। तो वेपर प्रेशर में देखिए, सबसे पहले हम लोग एक क्लोज कंटेनर लेते हैं। मान लीजिए हमने ये एक क्लोज कंटेनर लिया, ये क्लोज कंटेनर है हमारा। अब इस क्लोज कंटेनर में ये लिक्विड भरा हुआ है, कोई भी लिक्विड हम लोग का भरा हुआ है। अब इस लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल हैं, इनके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, और इसके सरफेस पे जो मॉलिक्यूल हैं उनके पास भी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी, समझिएगा, ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी, ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं, इन मॉलिक्यूल के साथ जो अट्रैक्शन फोर्स में जुड़े हुए हैं, उस अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करके इस एम्प्टी स्पेस में क्या कर जाएंगे, एस्केप कर जाएंगे। फिर से एक बार देखिएगा,
इस लिक्विड के मॉलिक्यूल के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तब यहाँ पे जो सरफेस पे मॉलिक्यूल होते हैं, यहाँ पे ये अपनी काइनेटिक एनर्जी के कारण इस लिक्विड के साथ जिस अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े हुए हैं, उस अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करके इस एम्प्टी स्पेस में एस्केप कर जाते हैं। और ये जो एस्केप करके यहाँ पर आ गया, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। अब धीरे धीरे करके ये पूरा, अब हम लोग यहाँ पे कोई टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेंगे, लेकिन ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल है तो धीरे धीरे करके क्या बनाएंगे, यहाँ पे वेपर क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ पे धीरे धीरे वेपर बनती जाएगी, बनती जाएगी, बनती जाएगी, और इस जगह पर वेपर भरती जाएगी। और इस रेट को क्या बोलते हैं, इस स्पीड को क्या बोलते हैं हम लोग, रेट ऑफ वेपोरेशन। फिर से देखिएगा एक बार डेफिनेशन, when we take liquid in closed container, initially evaporation takes place and speed is called rate of evaporation. वेपोरेशन होने के बाद जब यहाँ पर खूब सारे वेपर्स इकट्ठा हो जाएंगे तो एक दूसरा प्रोसेस स्टार्ट होगा, कंडेंसेशन का। ये जो मॉलिक्यूल है ये इसकी सरफेस से टकराएंगे, सरफेस से टकराएंगे तो क्या होंगे, कंडेंस होंगे, और कंडेंस होने के बाद ये वापस यहाँ पर लिक्विड में आना स्टार्ट कर देंगे। धीरे धीरे कंडेंसेशन होगा और ये मॉलिक्यूल नीचे आना स्टार्ट कर देंगे। यह प्रोसेस चलती रहेगी और एक समय ऐसा आएगा कि जितने यहां से मॉलिक्यूल वेपर फॉर्म में जा रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल फिर से वापस कंडेंस होकर इस लिक्विड में आ जा रहे हैं। इस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेज बोलते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेज में क्या होगा, रेट ऑफ evaporation is equal to rate of condensation। और जिस समय ये इक्विलिब्रियम की स्टेज को पा लेगा, सुनिएगा, जिस समय ये इक्विलिब्रियम को स्टेज को पा लेगा उस समय ये जो वेपर है, यहाँ पे ये जो वेपर है, ये वेपर इस लिक्विड में कितना प्रेशर अप्लाई कर रही है। जिस समय ये इक्विलिब्रियम स्टेज को पालेगा उस समय ये वेपर इस लिक्विड में कितना प्रेशर अप्लाई कर रही है, दैट प्रेशर इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर। फिर से एक बार सुनिएगा कि पहले इवेपोरेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी, उसके बाद कंडेंसेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी, और कुछ समय बाद ये पूरे के पूरा जो सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम स्टेज में आ जाएगा। उस समय रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन हो जाएगा। उसके बाद ये जो वेपर यहाँ पे भरी हुई है, ये वेपर इस लिक्विड पर जितना प्रेशर अप्लाई करेगी यही प्रेशर आपका वेपर प्रेशर होगा। ठीक, अब हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम की स्टेज को पा लिया है और हम लोग कैसे इसका वेपर प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग एक मैनोमीटर का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग एक यू शेप ट्यूब लगा देंगे, यू से ट्यूब लगा देते हैं और इस यू से ट्यूब में हम लोग क्या भर देते हैं, मरकरी भर देते हैं। अब जब यहां पर वेपर बनना स्टार्ट होंगे तो वेपर बन के यहां से निकलते हुए इसमें भी प्रेशर अप्लाई करेंगे, वेपर इसमें भी प्रेशर अप्लाई करेगा, और यहाँ पे जैसे प्रेशर जैसे जैसे वेपर बनता जाएगा यहाँ पे इसको भी क्या करता जाएगा, प्रेशराइज करता जाएगा, प्रेशराइज करता जाएगा, इसको प्रेशराइज करता जाएगा तो ये यहाँ से बेलो होता जाएगा, यहाँ से बेलो होता जाएगा, और इधर क्या होता जाएगा, हाई होता जाएगा। यहाँ पे ये ऊपर की ओर प्रेशर क्या होता जाएगा, इसका बढ़ता जाएगा। अब एक समय ऐसा आएगा कि जब यहाँ पे और अधिक वेपर बनना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जब ये इक्विलिब्रियम की स्टेज को पा लेगा उस समय ये और प्रेशर यहाँ पर इंक्रीज नहीं करेगा, तो यहीं पर ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। जब ये मरकरी का ऊपर चढ़ना रुक जाएगा उस समय हमें पता चल जाएगा कि ये इक्विलिब्रियम को पा लिया है। और उसी समय ये जो वेपर प्रेशर, अब इसको हम लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अगर ये h हाइट है तो h हाइट में हम लोग मरकरी के अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट कर लेंगे कि यहाँ पे इस वेपर का क्या प्रेशर है। हम लोग देख सकते हैं वेपर प्रेशर of liquid is h सेंटीमीटर of hg। हम लोग इससे इसके हाइट से हम लोग यहाँ का प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर हम लोग एक गेज लगाकर
इसके प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एनी डाउट? तो ये तो हुआ वेपर प्रेशर। क्या होता है वेपर प्रेशर? जब हम लोग क्या करते हैं, किसी भी क्लोज वेसल को लेते हैं, क्लोज वेसल को लेने के बाद उसमें इवेपोरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, इवेपोरेशन के बाद कंडेंसेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, एक इक्विलिब्रियम स्टेबलिश होता है। आफ्टर द इक्विलिब्रियम ये जो वेपर है इस लिक्विड में जो प्रेशर अप्लाई करती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। ठीक। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो हम लोगों के इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन both are surface phenomena, both are surface phenomena। इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों कैसे फिनोमिना? सरफेस फिनोमिना। सरफेस फिनोमिना का मतलब क्या है? अगर हम लोग सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे तो इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों ही क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो देखिएगा, सो दैट evaporation and condensation increases with increase in surface area। तो यह हुआ आपका वेपर प्रेशर। अब इसको आप लोग कॉपी कीजिए। हम लोग अब देखते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस वेपर प्रेशर को इफेक्ट डालते हैं। कॉपी करिए इसे। देखिए, पहला फैक्टर क्या है? पहला फैक्टर है आपका टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा? ऑलवेज इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा उसके लिए समझते हैं। मान लीजिए कोई एक्स लिक्विड था, अब एक्स लिक्विड कन्वर्ट हुआ किसमें? एक्स गैस में। एक्स लिक्विड और एक्स गैस के बीच में एक क्या स्टेब्लिश हो गया? इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा। और इस इक्विलिब्रियम के दौरान, इस प्रोसेस के दौरान चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी क्या होगी? डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन, डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन। तो चेंज इन एंथैल्पी की क्या होगी? डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन। तो देखिएगा, जब भी हम किसी गैस को कंडेंस करते हैं तो वो क्या करती है? हीट को रिलीज करती है। जब भी हम किसी गैस को कंडेंस करेंगे तो वो क्या करेगी? हीट को रिलीज करेगी। लेकिन अगर गैस क्या होती है? लिक्विड से गैसियस फॉर्म में जाती है तो ऑलवेज एनर्जी को, हीट को एब्जॉर्ब करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि यहां पे ये अपने मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए इसको किसकी जरूरत पड़ेगी? एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर हम लोग टेम्परेचर, इसको अगर हीट हम इसको प्रोवाइड करेंगे तो ये मॉलिक्यूल की क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। और जब मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो इसके मॉलिक्यूल क्या होंगे? दूर दूर जाएंगे और वेपर को, ज्यादा से ज्यादा वेपर को क्या करेंगे? बनाएंगे। तो ऑलवेज जो वेपोराइजेशन का प्रोसेस होगा, ये कैसा प्रोसेस होगा? ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोग गैस को कंडेंस करते हैं तो वो कैसा प्रोसेस होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस में हमेशा हीट बाहर रिलीज होती है। लेकिन वेपोराइजेशन के प्रोसेस में क्या हो गई है? ये ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। ये हीट को या एनर्जी को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। तो चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन वेपोराइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? चेंज इन वेपोराइजेशन एंथैल्पी ऑलवेज क्या होगी? पॉजिटिव। क्योंकि इनिशियली इसके पास कम एनर्जी थी और जैसे ही हमने इसको हीट दिया तो इसने हीट को क्या किया? एब्जॉर्ब किया। तो फाइनल एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो ऑलवेज क्या वैल्यू आएगी हमारे पास? पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ये पॉजिटिव वैल्यू आई तब ये कैसा प्रोसेस है? दिस प्रोसेस इज द एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक। अब एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होगा? अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तब क्या होगा? टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इसकी वेपोराइजेशन भी इंक्रीज होगा। तो फाइनली हमको यहां से ये रिजल्ट मिलता है कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। आप लोग इसको लिख सकते हैं, द increase the temperature
वेपर प्रेशर इज आल्सो इंक्रीज। ओके, ये हमारा वह टेम्परेचर। अब अगला फैक्टर हम लोग का किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल या नेचर ऑफ लिक्विड के ऊपर, किस प्रकार का हमारे पास लिक्विड होता है। देखिए दूसरा हम लोग बात करते हैं किसकी, नेचर के ऊपर, नेचर ऑफ लिक्विड। तो लिक्विड का जो नेचर होता है, यहां पे जो वेपर प्रेशर बन रहा है बेटा, वो किसका हमेशा बनेगा, वेलेटाइल लिक्विड का बनेगा। अब वेलेटाइल और नॉन वेलेटाइल क्या होता है, वेलेटाइल लिक्विड वो लिक्विड होता है जो वेपर फेस में कन्वर्ट होता है, मतलब जो वेपर फेस में रह सकता है, और नॉन वेलेटाइल वो होता है, नॉन वेलेटाइल सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाते या जिनके वेपर फेस नहीं बनते हैं। तो वेलेटाइल और नॉन वेलेटाइल दो टाइप के हमारे पास लिक्विड होते हैं या दो टाइप के हमारे पास सब्सटेंस होते हैं। वेलेटाइल सब्सटेंस वो सब्सटेंस है जो वेपर फेस में पाए जाते हैं, और नॉन वेलेटाइल वो सब्सटेंस होते हैं जो वेपर फेस में नहीं पाए जाते हैं। तो देखिएगा, अब कुछ सब्सटेंस आपके मोर वेलेटाइल होंगे, कुछ सब्सटेंस आपके आप कह सकते हैं कुछ सब्सटेंस आपके मोर वेलेटाइल होंगे और कुछ सब्सटेंस आपके लो वेलेटाइल होंगे। तो देखते हैं, पहला तो वेलेटाइल जो हमारे पास है, वेलेटाइल, तो हमारे पास दो टाइप के आपके लिक्विड होंगे, एक क्या होंगे मोर वेलेटाइल, दूसरे क्या होंगे लेस वेलेटाइल। अब आप लोग खुद दिमाग लगाइए कि कौन सा वो लिक्विड होगा जो लेस वेलेटाइल होगा और कौन सा वो लिक्विड होगा जो मोर वेलेटाइल होगा। तो इसमें हम लोग समझते हैं। तो हम लोग अगर देखें, बात करें, आप लोग सोचिए, अब कोई लिक्विड है, अब ए और ए, मान लीजिए इसमें ए लिक्विड भरा हुआ है, तो अगर ए और ए के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, तब हम लोग बात करें ये सारे मॉलिक्यूल हैं, इन सभी मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अगर स्ट्रांग होगा, तब ये जल्दी से एक दूसरे से दूर दूर नहीं होंगे, और अगर आसानी से एक दूसरे से दूर दूर नहीं होंगे तो ये जल्दी वेपर में भी कन्वर्ट नहीं होंगे, तब ये क्या होंगे, ये लेस वेलेटाइल होंगे। और जिन लिक्विड में मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होगा, तो वो क्या होंगे आपके, वो मोर वेलेटाइल हो जाएंगे आपके, ज्यादा मतलब कहने का ज्यादा वेपर्स बनाएंगे। क्लियर है। जैसे हम लोग बात करें पेट्रोल की बात करें, हम लोग एल्कोहल की बात करें, हम लोग पानी की बात करें, तो जो पानी के मॉलिक्यूल होते हैं उन मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, मतलब उनके आपस के जो मॉलिक्यूल है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत स्ट्रांग होगा। इसलिए जो पानी है, पानी वेपर में देरी से कन्वर्ट होगा। लेकिन पेट्रोल की अगर हम लोग बात करते हैं तो पेट्रोल आप लोग कभी भी जैसे देखोगे, जैसे ही वो जमीन में गिरता है तुरंत वेपराइज हो जाता है। क्यों वेपराइज होता है, क्योंकि जो पेट्रोल के ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसके जो मॉलिक्यूल है उन मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, बहुत वीक है, इसलिए वो क्या होता है, तुरंत वेपराइज हो जाता है। तो वो कैसा है पेट्रोल, पेट्रोल इज द मोर वेलेटाइल लिक्विड और वाटर इज द लेस वेलेटाइल लिक्विड। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारे पास दो टाइप के लिक्विड हैं, एक मोर वेलेटाइल, दूसरे लेस वेलेटाइल। मोर वेलेटाइल लिक्विड वो होंगे जिनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। यहां पे लिख सकते हैं हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीक। अब अगर हम लेस वेलेटाइल की बात करें, लेस वेलेटाइल की बात करें तो यहां पे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोर या स्ट्रांग बोल सकते हैं इसको। लेस वेलेटाइल में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वो जल्दी वेलेटाइल नहीं हो पाएंगे, जल्दी वेपर फेस में नहीं आ पाएंगे। और जो मोर वेलेटाइल होंगे उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा, कम होगा, तो वो जल्दी से आपके वेपर फेस में आ जाएंगे। तो ये तो हुआ टेम्परेचर पे और नेचर पे। अब जो तीसरा जो डिपेंड करता है वो बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो आप लोग इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग पहले डिस्कस करें कि बॉइलिंग पॉइंट आखिर होता क्या है। कॉपी कीजिए।
देखिए नेक्स्ट थर्ड फैक्टर के बारे में देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होगा जिस टेम्परेचर पे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए। देखिएगा, समझिएगा फिर से। अगर मेरे पास ये कोई एक पिस्टन हम लोग लेते हैं, ये मान लीजिए एक पिस्टन है हमारे पास और यहां पे लिक्विड भरा हुआ है और ये पिस्टन ऊपर से प्रेशर अप्लाई कर रहा है 5 atm का। ये लिक्विड ऊपर से प्रेशर अप्लाई कर रहा है 5 atm का। तो इस समय हम लोग क्या करेंगे, इस समय हमने इसको क्या किया, गर्म करना स्टार्ट किया और जैसे जैसे हम लोग इसको गर्म करते गए ये वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट करेगा, वेपर में कन्वर्ट होता रहेगा और जैसे ही वेपर बनेगी ये ऊपर की ओर इसको क्या करेगा, पुश करना स्टार्ट करेगा, पुश करेगा ऊपर, धीरे 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 ऊपर की ओर क्या होगा, ये चलता चला जाएगा। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी ये उस कंडीशन पे रुक जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा, इसका लिक्विड का वेपर प्रेशर और ऊपर से जो एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है वो दोनों प्रेशर जब आपस में इक्वल हो जाएंगे उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे, इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। जैसे देखिए क्या हो जाएगा, ये लिक्विड अब कन्वर्ट हो गया वेपर में और ये पिस्टन उठ के किधर की ओर आ गया, इतना ऊपर आ गया। यहां पे क्या, मॉलिक्यूल्स है वेपर्स के। अब यहां पे इधर ऊपर से एक्सटर्नल लगने वाला प्रेशर और नीचे से लगने वाला वेपर प्रेशर, दोनों प्रेशर क्या हो गए, इस जगह में इक्वल हो गए। अब किस टेम्परेचर पे ये दोनों प्रेशर आपस में इक्वल हुए, मान लीजिए एग्जांपल हम लोग कहते हैं कि 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऊपर से लगने वाला 5 atm का प्रेशर नीचे से लगने वाले वेपर प्रेशर की क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो इस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे इस लिक्विड के लिए। जैसे हम लोग बात करते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन साथ में हमको यह जरूर आगे ऐड करना पड़ेगा कि एट 1 atm जब वाटर को हम लोग गर्म करते हैं तो वो बॉयल होगा तो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, 1 atm होता है। तो उस 1 atm एक्सटर्नल प्रेशर पे जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 होता है। लेकिन अगर हम लोग ऊपर से प्रेशर को इंक्रीज कर दे, 1 atm की जगह 2 atm 3 atm कर दे, तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ना वो भी चेंज हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल प्रेशर। हमेशा ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि एक्सटर्नली क्या प्रेशर अप्लाई हो रहा है। और इसी से डिफिनेशन भी इसकी होती है, इट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। तो जब तक इस लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर नहीं होगा तब तक लिक्विड बॉयल नहीं होगा। तो ये तो हुआ बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन इस बॉइलिंग पॉइंट का वेपर प्रेशर के साथ क्या रिलेशन होता है उसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए इस बॉइलिंग पॉइंट का जो रिलेशन होता है वेपर प्रेशर का वो इनवर्सली रिलेशन होता है। बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर। अब हम लोग यहां पे देखते हैं, अगर हमारे पास एक कोई अगर हमारे पास कोई वैलेटाइल लिक्विड है, वैलेटाइल में कैसा, लेस वैलेटाइल लिक्विड है। अगर हमारे पास क्या है, लेस वैलेटाइल लिक्विड है, तो लेस वैलेटाइल लिक्विड जो होगा तो उसके जो इंटरमॉलिक्यूल के बीच में जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कैसा होगा, वो ज्यादा होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके बीच में लगने वाले में क्या होगा, ज्यादा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, लेस वैलेटाइल में ज्यादा होगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, आप लोग खुद देखिए, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मान लीजिए कि मॉलिक्यूल के बीच का ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो हमको इसको वेपर में कन्वर्ट करना है। तो वेपर में कन्वर्ट करने के लिए हमको ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर हीट देनी पड़ेगी ना, क्योंकि हमको क्या करना है, इन मॉलिक्यूल को दूर दूर करना है, इन मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना है, तब ना जाके ये वेपर में कन्वर्ट होंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा हीट देनी पड़ेगी ना। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका क्या है, बहुत ज्यादा है, तो हमको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी इसको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए। और जब ज्यादा हीट देनी पड़ेगी तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा कि नहीं, ज्यादा हो जाएगा। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा।
तब अब देखिए जब ये कम, इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा तो ये वेपर क्या बनाएगा, वेपर प्रेशर क्या बनाएगा, कम बनाएगा। तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, वो क्या होगा, कम होगा। अगर मोर वोलेटाइल लिक्विड है तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। तो हम थोड़ा सा भी अगर उसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या होंगे, दूर दूर चले जाएंगे और वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। मतलब कम टेम्परेचर पे ही वो क्या हो जाएगा, बॉयल करना या वेपर बनाना स्टार्ट कर देगा। जब कम टेम्परेचर पे वो वेपर बनाना स्टार्ट कर देगा तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस चीज को आप लोग दिमाग में अच्छे से रखिए। जैसे हम लोग बात करें और एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। अब मान लीजिए यहां पर एक कोई लिक्विड है, ये मान लीजिए हम लोग यहाँ पे 2 atm का प्रेशर लगा रहे हैं। यहां पे कोई एक आपका लिक्विड भरा हुआ है। अब ये लिक्विड आपका कैसा है, ये लिक्विड आपका मान लीजिए कोई एट है या एल्कोहल मान लेते हैं, ये एल्कोहल है। अब ये एल्कोहल में ऑलरेडी पहले से बिना हम लोगों ने इसको कोई टेम्परेचर नहीं दिया, कोई हीट नहीं दिया, पहले से इसका जो प्रेशर था वो कितना था, 1 atm था। तब हम लोग अगर इसको थोड़ा सा हीट दिए, टेम्परेचर दिए, तो इसका प्रेशर क्या कर जाएगा, राइज करने लगेगा। और मान लीजिए 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे इसका जो प्रेशर है वो कितना हो गया, 2 atm के बराबर हो गया। क्लियर। अब यहां पे अगर कोई हम लोग दूसरा लिक्विड लेते हैं, अब प्रेशर एक्सटर्नल क्या है बेटा, atm वही रखते हैं। अब यहां पे हमने मान लीजिए वाटर ले लिया, वाटर को ले लिया। अब वाटर को ले लिया तो वाटर का मान लीजिए इनिशियली ओनली कितना था, 0.5 atm वेपर प्रेशर था। तब इसको 2 तक ले जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 तक ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, ज्यादा टेम्परेचर राइज करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड करना पड़ेगा। तो यहां से आप लोग देख सकते हैं कि जिसका भी वेपर प्रेशर क्या होगा। अब देखिए इसके मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम है तो इसका वेपर प्रेशर क्या है, ज्यादा है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। और यहां पे देखिए इसके इंटरमॉलिक्यूल के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा है, वेपर प्रेशर क्या है, कम है। तब इसको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग जो वेपर प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक चीज और हम लोग को यहां पे समझने की जरूरत है कि आपका ये जो वेपर प्रेशर है ये कौन सा फिनोमिना है, वेपर प्रेशर कौन सा फिनोमिना है। तो वेपर प्रेशर इज नॉट अ सरफेस फिनोमिना। हम लोगों ने देखा था, अभी पढ़ा था कि इवेपोरेशन और वेपोरेशन क्या है, सरफेस फिनोमिना है। सरफेस अगर चेंज होती है, सरफेस एरिया चेंज होता है तो इवेपोरेशन और कंडेंसेशन भी चेंज होगा। लेकिन वेपर प्रेशर कैसा फिनोमिना है, वेपर प्रेशर इज नॉट अ सरफेस फिनोमिना। कहने का मतलब अगर सेम लिक्विड आपके पास है, सेम लिक्विड एक बॉटल में भरा है, सेम लिक्विड एक पॉन्ड में भरा है, सेम लिक्विड एक रिवर में है, या वही लिक्विड अगर आपका किसी भी ओशन में है, तो हर जगह जो उसका वेपर प्रेशर होगा वो एक बराबर होगा। वो अमाउंट ऑफ लिक्विड में डिपेंड नहीं करेगा, वेपर प्रेशर अमाउंट ऑफ लिक्विड में डिपेंड नहीं करेगा, वेपर प्रेशर सरफेस पे डिपेंड नहीं करेगा। इट्स ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर। वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है, अगर सेम टाइप का आपके पास लिक्विड है, एक ही लिक्विड की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, डिफरेंट लिक्विड की नहीं, अगर एक ही टाइप का आपके पास लिक्विड है तो हर जगह सेम टेम्परेचर पे उसका वेपर प्रेशर ऑलवेज इक्वल रहेगा। वो लिक्विड आपका चाहे एक बॉटल में, वो लिक्विड आपका कोई पॉन्ड में, वो लिक्विड आपका कोई रिवर में हो, कहीं भी वो लिक्विड है, हर जगह उसका वेपर प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे हम लोग बात करें, ये आपके पास कोई एक लिक्विड भरा हुआ है, ये मान लीजिए 5 लीटर भरा है, यहीं पर कोई एक लिक्विड भरा है, मान लीजिए वो 1 लीटर भरा है। क्यों, अभी आपको बताया कि वेपर प्रेशर में क्या, वेपर प्रेशर डिपेंड करता है ये सरफेस में कितने मॉलिक्यूल है, या सरफेस में कितने मॉलिक्यूल है। उसको ये मतलब नहीं कि अंदर कितना है, बल्क में कितना, बल्क से कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो 5 लीटर के कारण यहाँ पे जो भी वेपर प्रेशर आएगा, वही वेपर प्रेशर यहाँ पे 1 लीटर के कारण भी आएगा। तो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट पे वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करेगा।
अच्छा, एक चीज और देखिए, एक चीज और देखते हैं अभी हम यहाँ पे। अब मान लीजिए कोई हमारे पास ये ऐसी एक विसल है और एक विसल क्या है हमारे पास ऐसी है, और इसमें कुछ अमाउंट में आपका भरा हुआ है लिक्विड, यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है। अगर ये दोनों लिक्विड सेम है तो इस जगह भी वेपर प्रेशर और इस जगह का वेपर प्रेशर दोनों इक्वल होगा। अभी आप लोग कहेंगे कि सर इसका तो सरफेस एरिया ज्यादा है तो यहाँ पर तो ज्यादा वेपर बनेगी ना। यस, बनेगी ज्यादा वेपर, लेकिन ज्यादा वेपर बनेगी तो कंडेंसेशन भी तो ज्यादा होगा, ये वॉल्यूम भी तो ज्यादा है। और वेपर का काम क्या है, वो हर जगह इक्वल अमाउंट में क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा। इस पूरे के पूरे वॉल्यूम में वो चारों तरफ सराउंडिंग में क्या करेगा, इक्वल अमाउंट का प्रेशर लगाएगा। यहाँ पे वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो कंडेंसेशन भी ज्यादा होगा, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो इसका जितना ही वेपर प्रेशर है उतना ही वेपर प्रेशर यहाँ पर भी होगा। तो ये जो वेपर प्रेशर इज नॉट अ सरफेस फिनोमिना, इट्स ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर चेंज हो गया ना तब वेपर प्रेशर चेंज हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर is not a surface phenomena, but evaporation and condension is the surface phenomena. ओके, तो ये था वेपर प्रेशर के बारे में। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राउट्स लॉ।